ओडीआई सीरीज में पहला मैच हारकर ऑस्ट्रेलिया को अब नहीं चाहिए डरना। पहला मैच तो हमें हार्दिक पांड्या ने जिता दिया, अब क्या सीरीज जिताएंगे रोहित शर्मा? यही डिस्कस करने आए हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 दूसरे ओडीआई मैच के लिए, यही बताने आए हैं बस। 5 विकेट से टीम इंडिया ने पहला मैच तो जीत लिया था, लेकिन वो मैच जीतना बड़ा मुश्किल ही हो गया था, क्योंकि पहले जो थे हमारे मिचेल स्टार्क, मतलब हमारे नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, उन्होंने बॉलिंग ऐसी करा दी थी, बॉल उनकी हाथ में से झूम ऐसे रही थी कि हमारे बैट्समैन झूम झूम के गिरे जा रहे थे। हमारे बैट्समैन, अगर आप नाम लेना शुरू करो भाई साहब, यहां पे किसी से कुछ टिका नहीं जा रहा था, रन नहीं बनाए जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब हमारे मतलब ईशान किशन, हमें लग रहा था कि एक डबल सेंचुरियन ये है, शुभमन गिल दूसरी तरफ से एक डबल सेंचुरियन ये है, और दोनों से रन नहीं बन रहे थे। ईशान किशन चले गए 8 बॉल पे 3 रन बना के। शुभमन गिल, हमें लग रहा था कि भाई जैसे तैसे, कभी स्लिप में कैचे छूटी हैं, कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है, मौके मिल गए हैं, खींच लेंगे, लेकिन नहीं खींच पाए। आखिर में आउट ही होके निकल गए, क्योंकि कैच पकड़ ली लाबुशेन ने और बॉल डाली थी उन्हीं मिचेल स्टार्क ने, और शुभमन गिल हमारे चले गए थे 20 रन के ऊपर। विराट भाई 4 रन से ज्यादा बना नहीं पाए, बस एक चौका ही लगा था और उसके अलावा कुछ और हो नहीं पाया था। सूर्या भाई हमारे गोल्डन डक के शिकार हुए थे, पहली बॉल पे ही आउट, एकदम खत्म, फिनिश, गुड बाय, टाटा, गया। सूर्या भाई से बड़ी उम्मीदें रहेंगी, क्यों? क्योंकि सेकंड मैच में भी पूरी उम्मीदें हैं कि सूर्या भाई टिके रहेंगे, और सूर्या भाई को अब ये जो मौके मिल रहे हैं ना ओडीआई के अंदर, इससे पहले कि लोग इनके नाम का केएल राहुल करना शुरू करें, सूर्या भाई को दूसरे फॉर्मेट्स में भी अब दिखाना पड़ेगा कि मैं भैया सिर्फ टी20 का प्लेयर नहीं हूं। जब रवि शास्त्री जैसे बड़े लोग आकर कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, यानी कि टेस्ट, टी20, ओडीआई, तो कहीं ना कहीं तो मतलब उनको भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना। साथ ही साथ जो बंदे टिके और जिन्होंने ये गेम जिताया हमें, भाई साहब मतलब मजाक बनाते रह गए लोग, लेकिन बीकेएल, मेरा मतलब है भाई केएल राहुल ने जो इतना बड़ा काम करा है, उन्होंने 75 रन बनाए, नॉट आउट बनाए, और भले उनको नंबर 5 पे भेजा गया, लेकिन जितनी जल्दी उनकी एंट्री हो गई थी खेलने के लिए, उतना मतलब मान के चलो कि 1 डाउन या 2 डाउन वाली पोजीशन ही होगी, या अगर दूसरी तरफ से विकेटें गिरती रहती तो मेरे ख्याल से आप मान के चलो कि अगर ओपनिंग पे भी जाते तो शायद यही कुछ उनका हाल रहता। लेकिन यार क्या कमाल खेले, मतलब कोई बॉल आ रही है, जा रही है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा, ये इनकी तरफ से बॉलें सिर्फ इधर उधर जा रही हैं, रन बनाए जा रहे हैं। सोचिए, केएल राहुल को आउट करने का कोई भी उनके पास मतलब कोई तरीका ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास। साथ ही हमारे टिके एक पार्टनरशिप जमी थी हार्दिक पांड्या के साथ, पहले मैच में कैप्टन थे, अब जो है सेकंड मैच के अंदर वाइस कैप्टन रहेंगे। हार्दिक पांड्या ने 31 बॉलों में 25 रन बनाए थे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक अच्छी पार्टनरशिप बना के वो भी चले गए थे। साथ में जो अपनी फॉर्म कंटिन्यू करी है वो थी रविंद्र जडेजा की फॉर्म। बॉलिंग में उन्होंने 2 विकेट्स लिए, बैटिंग में 45 नॉट आउट, और वो जो उनकी पूरी जोड़ी बनी मतलब केएल राहुल के साथ, यार कमाल, लाजवाब। राहुल, मैं कह रहा हूं कि कमाल, लाजवाब। तो ये पार्टनरशिप भी थी, रविंद्र जडेजा भी थे, सब कुछ था। बहुत लोगों को लग रहा था मैन ऑफ द मैच बन जाएंगे केएल, लेकिन नहीं बन पाए। अब पहले मैच का तो यहीं पे मामला हो चुका है सेट, ठीक है जी, यहां पे हो चुका। अब बात करनी है दूसरे मैच की। दूसरे मैच के अंदर प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि अभी जो है ये 3 मैचों की सीरीज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। 1-0 से हम आगे चल रहे हैं। एक जो मैच है वो कल खेला जाएगा, और उसके बाद अगला मैच जो होगा चेन्नई में खेला जाएगा 22 तारीख को। कल वाला मैच जो है वो है वाइजैग में, विशाखापट्टनम पूरा नाम उसे कहते हैं, प्यार से लोग उसे वाइजैग बुला लेते हैं। लेकिन इस मैदान के अंदर क्या हिसाब है और किस तरह की टीम हमारी उतर सकती है, यही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इस सब के बीच में अगर आपको भी लगता है कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, ये आप कमेंट्स में साथ साथ जो है अपना टाइप करते रहो। और एक बीच में मैं एक बात कह रहा था, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना अनकट को। इसके आगे मैं अपना कार्यक्रम जो है ये शुरू रखता हूं, और आपको बताता हूं मैं पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 थी उससे क्या थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। बिल्कुल अलग हो सकती है प्लेइंग 11, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर पे ही आ जाएगा। आपको देखने को मिले थे शुभमन गिल और ईशान किशन, इस बार मेरे हिसाब से ईशान किशन को शायद नहीं खिलाया जाएगा, और जगह बनेगी सीधे सीधे रोहित शर्मा की। ईशान किशन को पिछली बार भी जब खिलाया गया था, जब उनको 200 बनाने थे, तब भी रोहित शर्मा उस मैच में नहीं थे, तभी ईशान किशन को मौका मिला था। और जैसे ही रोहित शर्मा आ गए थे उसके बाद ठीक बाद मतलब ईशान किशन को जो है बैठना पड़ा था, और उतने रन उन्होंने नहीं बनाए थे, ये सब कुछ हुआ था। शुभमन गिल को मौका मिला था, फिर उन्होंने डबल सेंचुरी बना दी, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब ईशान किशन फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। क्योंकि अब अगर आप ये बोलोगे कि जी अब विकेट कीपर भी हमें चाहिए, तो विकेट कीपिंग पे अगर आपने पिछला मैच देखा, भाई केएल राहुल सिर्फ बैटिंग फॉर्म में नहीं थे उस टाइम पे, मतलब बढ़िया जो बैटिंग कर रहे थे सिर्फ वही नहीं कर रहे थे, विकेट के पीछे भी उन्होंने कई ऐसे डाउन द लेग साइड जो बॉलें जा रही थी, जो शॉर्ट चौके जाते, वो भी डाइव मार मार के रोके हैं। और उसके अलावा भी जो बड़े डिफिकल्ट कैचेस थे उड़ उड़ के
ये वाले कैचेस भी उन्होंने पकड़े थे। तो यार मेरे हिसाब से ये विकेट कीपिंग वाला काम जो है ये केएल राहुल को ही मिलेगा और इसीलिए शायद ईशान किशन को टीम के प्लेइंग 11 में मौका ना मिले। तो क्या हो सकती है प्लेइंग 11? सबसे पहले वाइजैक में जो सबसे पहले मतलब साथ में उतर सकते हैं ओपनिंग पेयर शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा। मुंबई में जब उनका मैच था सब लोग को लग रहा था कि होम ग्राउंड है रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा खेलेंगे, रोहित शर्मा सेंचुरी बनाएंगे। रोहित शर्मा ने कहा नॉट माय डे। रोहित शर्मा को लगा कि यार मेरे को थोड़े पर्सनल काम है, मैं थोड़ा अपने फैमिली के साथ, अपनी फैमिली कमिटमेंट है पहले उसको अपना पूरा करूंगा, उसके बाद बाकी टीम तो है ही ना, कर लेंगे, संभाल लेंगे लड़के। संभाल भी लिया, हालांकि बीच में लग रहा था कि नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन संभाल लिया जैसे तैसे करके। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहला मैच तो जीत गए। अब दूसरा मैच जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में ही खेला जाएगा, तो हार्दिक भाई जो अपने वाइस कैप्टनसी के रोल में थे वापस चले जाएंगे। अब नंबर 3 पे हमें देखना है कि कौन है। आपको गेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वही है जो होने चाहिए। विराट कोहली नंबर 3 पर आएंगे। सारे लोग कह रहे थे विराट की सेंचुरी देखने को मिलेगी, लेकिन पहला गेम जो ओवरऑल मतलब लो स्कोरिंग गेम रहा, मिच मार्श की सेंचुरी हो सकती थी, लेकिन उनको जैसे तैसे करके 81 के ऊपर जो है आउट कर दिया था। बाकी इसके अलावा किसी और बंदे की जो है सेंचुरी वेंचुरी के आसपास बात पहुंची ही नहीं। हाफ सेंचुरी के भी भैया वहां पे लाले पड़ गए थे, ये बुरे हाल हो गए थे। अब वो बैटिंग पिच थी या क्या था, वैसे बॉलर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिल रही थी वहां उस वेन्यू पे। ऐसा नहीं लग रहा था कि बैटिंग के लिए पिच उस तरीके से खराब थी, उछाल कम था, टर्न ज्यादा हो रहा था, इस तरह की डीमंस नहीं थे पिच के अंदर। इट्स जस्ट दैट बॉलर्स अपना काम बहुत शानदार तरीके से कर रहे थे। तो नंबर 3 पे विराट कोहली आपको देखने को मिल जाएंगे। विराट कोहली के बाद नंबर 4 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट मौका भी है। मौका किसके लिए है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव क्यों श्योर शॉट ओडीआई के प्लेइंग 11 में इस वक्त आ रहे हैं? क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है पूरी सीरीज से रूल आउट हो चुके हैं। स्क्वाड इनिशियली जब अनाउंस हुआ था श्रेयस अय्यर उसमें थे, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच जो चल रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, उसी के अंदर वो खेलने नहीं उतरे थे। उनकी बैक में पेन जो है दोबारा से उनकी जो इंजरी थी जिससे वो वापसी कर रहे थे बीजीटी में, उसी बीजीटी के बीच में उनको दिक्कत आई, बैटिंग करने में नहीं उतरे और इसी वजह से ओडीआई सीरीज से भी उनका नाम हटा दिया गया है। लेकिन ओडीआई सीरीज के अंदर उनका कोई रिप्लेसमेंट जो है वो बीसीसीआई ने अनाउंस नहीं करा। उनको लग रहा है एम्पल लोग हैं और अगर लास्ट मोमेंट पे कोई और ऐसी कोई अगर जरूरत पड़ती है तो हम लास्ट मोमेंट पे अपना कोई भी लड़का कहीं से भी भेज देंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर ही तो हो रहा है टूर्नामेंट, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सूर्य कुमार यादव के ऊपर अब उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। लोग कह रहे हैं ये बंदा सिर्फ और सिर्फ T20 प्लेयर है, इसको ओडीआईज में लाके, इसको टेस्ट में ट्राई करके सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करा जा रहा है। लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव का फर्स्ट क्लास करियर और लिस्ट ए करियर उठा के देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा कम से कम ये जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं जो T20 नहीं है उनके अंदर भी अच्छा कर सकता है, पूरा पोटेंशियल है। अब इस वक्त सूर्य कुमार यादव मेंटली किस मतलब अपने किन दिक्कतों से, किन डीमन से जूझ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कैलिबर उनमें पूरा है और इसीलिए शायद उनको खिलाया भी जा रहा है ओडीआई के अंदर। मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका है ये पूरी सीरीज जो है, यहां पर इनको अपना कम से कम एक ना एक बड़ा परफॉर्मेंस, एक ना एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस लाके देना पड़ेगा, तभी ओडीआईज में इनकी जो नाम है वो परमानेंट हो पाएगा और इसके साथ साथ टेस्ट के अंदर भी लोग इनको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। हालांकि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में अगर आप इस तरीके से चूज करते हो किसी प्लेयर को तो थोड़ा सा मिक्स करना हो जाता है वो फॉर्मेट्स, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक भी नहीं होता, बट एट द सेम टाइम इंडिकेशंस आप पकड़ते हो। तो ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव ओडीआईज में टिक कर वो एक इनिंग खेलते हैं जो 200 और 150 के स्ट्राइक रेट पर नहीं होगी, तो सूर्य कुमार यादव को लोग सीरियसली लेंगे। इसके बाद नंबर 5 पर केएल राहुल, ब्रेड एंड बटर इनके लिए इस टाइम पे पोजीशन बन चुकी है। नंबर 5 पर इनका एवरेज इस वक्त 56 का चल रहा है, कमाल का एवरेज चल रहा है इनका, इनकी परफॉर्मेंस कमाल है। इनके अगर आप सारे बैटिंग पोजीशन उठा के देखते हो केएल राहुल के 26 करीब छक्के इन्होंने मारे हुए हैं जो किसी और पोजीशन पे इन्होंने नहीं मारे हैं। टोटल 26 छक्के इनके यहां पे, बाकी पोजीशंस पे 1 2 4 5 इस तरीके से इनके जो है सिक्सेस भी हैं। तो मतलब ना सिर्फ ये कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, मतलब इतने कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे हैं कि रन भी बन रहे हैं और छक्के भी उठा उठा के मार रहे हैं। तो आप सोच लो इनके लिए ये पोजीशन कितनी लक्की, कितनी कमाल और कितनी लाजवाब है। तो मेरे ख्याल से केएल राहुल को भी यहां से नहीं हटाना चाहिए। अगर बंदे को फॉर्म यहां पे आती हुई दिख रही है, टीम मैनेजमेंट वैसे भी केएल राहुल को इतना फेवर करता है, तो भैया यहीं खिला लेना, आगे पीछे मत करना। इनके बाद आपको दिखेंगे वाइस कैप्टन, पिछले मैच के कैप्टन, इस बार वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। बढ़िया, इन्होंने बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करा था, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करा था, अच्छी कैप्टनसी भी दिखी थी हमें, बहुत प्रोएक्टिव थे और बहुत अपने में चेंजेस वगैरह भी जिस तरीके से कर रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या यहीं पे रहेंगे। नंबर 7 पे मेरे ख्याल से आप फिर से मतलब नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, रविंद्र जडेजा।
पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, साथ ही साथ 2 विकेटें ली, 45 रन बनाए नॉट आउट। आखिरी वो जो पार्टनरशिप जमी थी केएल राहुल और जडेजा की, उसके वजह से हम मैच जीते थे। कमाल की इनकी फॉर्म टेस्ट मैचेस से चलती आ रही है और अब वापस ओडीआई के अंदर भी उतनी बढ़िया है। तो रविंद्र जडेजा मेरे ख्याल से हर हाल में प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे, अगर कोई बाय चांस इंजरी गॉड फॉरबिड, बट अगर ऐसा कुछ होता तभी शायद उनको बाहर बिठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो वो प्लेइंग 11 में है ही है। अब बारी आती है नंबर 8, 9, 10, 11। नंबर 10 और नंबर 11 पे मैं आपको बता दूं कि 2 पोजीशंस जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज जो हैं, इन्होंने अपना कमाल परफॉर्मेंस करा है। सिराज ने भी विकेटें ली हैं, 3-3 विकेटें ली हैं, और शमी भाई ने भी जो है वो विकेटें अपनी 3 ली थी। मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है, आपको अगर मैं बॉलिंग कार्ड के हिसाब से दिखाता हूं, सिराज भाई ने लगभग 5.5 ओवर डाले, 5.4 ओवर्स, 3 विकेटें ली 5 की इकोनॉमी रेट से, और शामी भाई ने 6 ओवर डाले, 17 रन देकर 3 विकेटें, 2.8 का इकोनॉमी रेट। तो आप ऐसे बॉलर्स को बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ सकते हो, और इनकी फॉर्म अगर रहती है और इंडिया के अंदर ही रहती है तो ये बहुत शानदार चीज है, क्योंकि इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इससे बेहतर इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता कि आपके 2 लीडिंग पेस बॉलर्स जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस के अंदर आपको ऐसे बॉलर्स मिल जाते हैं जो सामने किसी भी ऑपोजिशन की विकेटें उखाड़ के आपको दे सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी कंडीशंस हो। टेस्ट में भी हमने देखा स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर भी इन पेसर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो मेरे ख्याल से नंबर 10 और नंबर 11 पे तो यही रहेंगे। बात अटकती है नंबर 8 और नंबर 9 की। आपने पिछले मैच में देखा कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव इस मैच में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है। हल्के से महंगे साबित हुए थे पिछले मैच में, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि कुलदीप यादव अगर होते हैं और अगली पोजीशन पे अगर शार्दुल ठाकुर को ही खिलाया जाता है, क्योंकि पिछले मैच का विनिंग कॉम्बिनेशन है, तो शार्दुल ठाकुर को भी लिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है तो वो हो सकती है अक्षर पटेल के नाम पर। अक्षर पटेल जो हैं एक लौते, मतलब एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस टाइम पे या तो कुलदीप यादव को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर टीम इंडिया को यह लगता है कि भैया उनको अपनी बैटिंग और स्ट्रेंथन करनी है और कुलदीप यादव शायद उतना बढ़िया स्पिन परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, हालांकि उनको मौका मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को होना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट बस एक ये चेंज कर सकती है कि शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव के बीच में से एक अक्षर पटेल को कहीं पे भी शायद रिप्लेस कर जाए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चेंजेस और कोई होने वाले हैं। ये थी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो चुके हैं, यानी कि इस पूरे सीरीज से रूल आउट हो चुके हैं, और इसके अलावा उनादकट बेंच पे होंगे, वॉशिंगटन सुंदर बेंच पे होंगे, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल, ईशान किशन। ये थी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या बनती है? अगर आपको लगता है अक्षर पटेल को होना चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर आपको लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को टीम में होना चाहिए तो वो भी लिख के बताओ यार। मतलब मैं तो कहता हूं आप लिख के बताओ, ऐसी तो डिस्कशन बनती है, ऐसी तो प्यार बनता है। ठीक है जी, बाकी मैच से पहले आपके लिए लाइव भी लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, आप देख रहे हैं अनकट। फॉलो कर लेना अनकट को हर जगह पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा। वीडियोस लेके आते रहेंगे, क्रिकेट का कंटेंट बहुत सारा लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।